क्या हुआ, ये चालू है? हरिओम। जी ताई। हाँ, आज जिज्ञासा समाधान का दिन है ना। हाँ जी ताई। ताई। हाँ, तो शुरू करें फिर। ताई प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था, जैसे हम ग्रंथ में भी पढ़ा है और कई बार बात भी होती है, हम्म। क्रिया भावना और ज्ञान, हम्म। ये इनका समन्वय सामान्य जीवन में और ये जो विद्यालयीन शिक्षा है हम्म। उसमें कुछ उदाहरण से हम कैसे समझ पाएंगे? जी। हाँ, हम भोजन करते हैं। भोजन का एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसको आहार शास्त्र कहते हैं। आहार शास्त्र के अंतर्गत ही पाक शास्त्र भी है। भोजन करना, भोजन बनाना और भोजन परोसना, करवाना, ये तीनों बातें हैं। ये शास्त्र जानकर उसके अनुसार होती है, तो वो ज्ञान पक्ष है उसका। भावना, भोजन बनाना ये पवित्र कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। हम सेवा कर रहे हैं, खिलाने वाले के प्रति सद्भावना है, ये उसका भावना पक्ष है। और भोजन बनाना आना, परोसना आना, कृति उसकी आना, ये कृति पक्ष है। अब कृति पक्ष है माने भोजन अच्छा बनाना जानते हैं, भोजन बनाना तो आता है, परंतु भावना पक्ष नहीं है। तो क्या ये रोज रोज इतना करना पड़ता है? और ये भावना पक्ष उसका नकारात्मक है। भावना तो है परंतु नकारात्मक है। और ज्ञान तो है ही नहीं कि किस चीज में क्या पड़ता है। स्वादिष्ट बन गया, टमाटर और प्याज की ग्रेवी बन गई, और क्या 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 क्या, कुकर का, मिक्सर का, माइक्रोवेव का उपयोग कर करके स्वादिष्ट तो बन गया वो, और खाने वाले को, खिलाने वाले को मजा आ रहा है, परंतु ज्ञान पक्ष उसका गायब है। तीनों जब साथ में होता है तो भोजन स्वादिष्ट भी बनता है, पौष्टिक भी बनता है और सात्विक भी बनता है। इसको कहते हैं ज्ञान भावना और कृति पक्ष का सामंजस्य। व्यवहार विद्यालय में देखें तो स्वच्छता ये पहला ही माने नियम है, योग शास्त्र का नियम है। स्वच्छता ये पहला नियम है। तो स्वच्छता के बारे में ज्ञान होना, ये तो उसका ज्ञान पक्ष है कि स्वच्छता माने क्या, स्वच्छता आंतरबाह्य कैसे होती है, कौन सी स्वच्छता को प्राथमिकता देना चाहिए, शरीर की स्वच्छता या कपड़े की स्वच्छता, बाह्य शरीर की स्वच्छता या अंतर शरीर की स्वच्छता, कैसे करना चाहिए। तो ये एक तो ज्ञान पक्ष है उसका। दूसरा, स्वच्छता का आग्रह होना, स्वच्छता के प्रति निष्ठा होना, ये उसका भावना पक्ष है। और स्नान करते आना, कपड़े धोते आना, झाड़ू पोछा लगाते आना, बर्तन साफ करते आना, अपना बस्ता व्यवस्थित रखना आना, पुस्तकों की संभाल करते आना, बैठने की व्यवस्था सम्यक में करते आना, किसका आसन कैसे होने से ठीक रहेगा, कक्ष में किस प्रकार से बैठक व्यवस्था करें ताकि जो सामने बैठा है उसकी सबके ऊपर एक दृष्टि में ध्यान रहे, ये सब करते आना। जानना, मानना और करना, तीनों बातें जब एक बात में होती हैं, एक व्यवस्था में या एक व्यवहार में होती हैं, तो ज्ञान भावना और कृति का समन्वय करना, ऐसा कहते हैं। एक सुभाषित है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम। मनस्येकम माने मन में एक है, माने विचार में, और आप ज्ञान पक्ष भी उसका कह सकते हैं। मन में एक है
वाणी में एक है, माने हम बोलते भी वही हैं, और कर्मस्येकम, कृति में भी वही है। तो ये महात्मा का लक्षण है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मस्यन्यत दुरात्मनाम, मन में एक, वाणी में दूसरा, कृति में तीसरा, ये दुर्जन का लक्षण है। इतना इन तीनों का सामंजस्य महत्वपूर्ण है, ऐसा बताया गया है। जी, बात पूरी हुई। ताई, मेरा एक प्रश्न है। जी। जी। अ, ताई, मेरा प्रश्न जाति व्यवस्था को लेकर है। हम्म। और माने हम ये तो बोलते हैं कि वो जाति व्यवस्था को अगर हमें पुनर्व्यवस्थित करना है, सिद्धांत वही हम्म। रहना है। हाँ, हम्म। लेकिन उसकी व्यवस्था युगानुकूल होनी है। नई हम्म। जातियों के नाम आ सकते हैं। हाँ। हम्म। अम, हम्म। मने लेकिन जब इसको क्रियान्वित करने की बात आती है, इसको हम्म। मने हमें कैसे लेके आगे बढ़ना है। हाँ, हम्म। तो क्या, मेरे मन में दो प्रश्न आते हैं उसमें। एक तो ये हम्म। कि माने क्या हमको एक जाति को लेकर उसको प्रस्थापित करना चाहिए, या माने फ्रेमवर्क लेवल पे काम करना है, कि एक जाति को लेकर उसको प्रस्थापित कर कर उसका माने उसके जो संस्कार हैं, उसके जो माने डेली रूटीन्स हैं, उसकी हम्म। उसकी जो व्यवस्था है उसको पहले सुदृढ़ करना है, या जातियों में आपस में जो समायोजन होता है एक समाज में, उसको सुदृढ़ करना है। तो एक प्रश्न तो ये बनता है मन में। और हम्म। दूसरा प्रश्न ये बनता है, मान लीजिए मैंने विद्या क्षेत्र में जैसे हम प्राकृतिक वस्त्र और प्राकृतिक रंगों को लेकर, हाँ, हम्म। मैंने उसको उसका एक धार्मिक व्यवसाय कैसे हो, हाँ, हम्म। उस रूप में उसको हम्म। सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन हम्म। उसमें भी हम माने जो धर्म की बात सोचते हैं उसमें हम्म। माने प्रकृति को नुकसान ना हो, उपभोक्ता हम्म। को नुकसान ना हो, व्यवसाय के हम्म। बारे में तो सोचते हैं। लेकिन वो हम्म। जाति व्यवस्था को माने उस दिशा में क्या करना है, उसमें हम्म। शायद उतना नहीं सोचते हैं। तो हम्म। माने जाति व्यवस्था को जब हमको ये तो समझ में आता है कि ये जरूरी है, लेकिन जब इसका हम्म। क्रियान्वयन करने की बात आती है तो ये प्रश्न कुछ हम्म। आते हैं मन में। हम्म। हाँ, दो तरीके हैं। आप जाति व्यवस्था को भूल जाओ कि जाति व्यवस्था नहीं चाहिए ना, छोड़ दो, उस व्यवस्था को छोड़ दो। वर्ण व्यवस्था छोड़ दो, जो पुराना है वही हमको करना है, ऐसा आग्रह भी छोड़ दो। क्यों करना है? उपयोगी होगा तो करेंगे, उपयोगी नहीं होगा तो छोड़ेंगे। इतना पुरानी व्यवस्थाओं में आसक्त भी मत बनो और तिरस्कार भी मत करो। कीप इट असाइड, एक तरफ कर दो उसको। ये तो एक रास्ता है। फिर दूसरा उससे जनित है, अब व्यवस्था कैसे बनाना है ये तो सोचो। आप कोई भी एक बाध्यता न रखकर व्यवस्था कैसे बनानी है, इसका सोचो। अब व्यवस्था बनानी है तो किसका विचार करना पड़ेगा? एक व्यक्ति का, एक कुटुंब का, एक ग्राम का, या संपूर्ण विश्व का, या अपने देश का? किसका विचार करना है? हमारे संदर्भ कौन से होंगे? ये विचार की बात है ना। व्यवस्था बिठानी है तो पहले तो विचार करना पड़ेगा। तो हमारी व्यवस्था के मूल तत्व क्या हैं? किन सिद्धांतों के आधार पर या किन बातों के आधार पर? उसको सिद्धांत का नाम भी मत दो। कोई भी हमारे लिए बाध्यता नहीं है विचार करने के लिए और उसके अनुसार व्यवस्था बिठाने के लिए, कोई बाध्यता नहीं है। अब आप जो पहली बात करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उस मूल सिद्धांत को लेकर आप अर्थार्जन के क्षेत्र में धर्म के अनुकूल क्या व्यवस्था बनाना चाहते हैं? कैसे व्यवस्था ठीक बैठेगी? एक व्यक्ति को क्या करना होगा, एक कुटुंब को क्या करना होगा, एक समाज को क्या करना होगा, एक समुदाय को क्या करना होगा? ये समुदायगत व्यवस्था रहेगी या
कुटुंबगत व्यवस्था रहेगी, व्यक्तिगत व्यवस्था रहेगी, राष्ट्रगत व्यवस्था रहेगी, कैसी व्यवस्था रहेगी, विचार करो। तो पहली बात है ज्ञान क्षेत्र की। पहले जब भी कभी कोई व्यवस्था बनती है तो पहले हृदय में जागृत होती है कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, और हृदय में जागृत होगी तब तब सबका हित और सबका सुख, यही बात होगी। अब हित और सुख, इसमें भी प्रायोरिटी तो हित की है। जो हितकारक है वही सुखकारक बने, इसमें बुद्धि का सामंजस्य है। फिर ऐसा सबका हित और सबका सुख, तो हमारा सबका दायरा क्या है? सबका दायरा सर्वे भवन्तु में सबका दायरा है मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, वनस्पति मात्र, भूत मात्र, सभी की बात है। तो ये हमारा चिंतन भी विशाल हुआ। अब इनके हित की व्यवस्था करनी है, सुख की व्यवस्था भी करनी है। तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे व्यवस्था बिठाएंगे हम, ऐसा विचार करना चाहिए। फिर उसमें धीरे धीरे सबका करते 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 हम व्यक्ति तक भी आ सकते हैं। अब इस विचार के लिए हमको समय देना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, और ये बुद्धि हमारी व्यापक विशाल ऐसी भी होनी चाहिए। तो ये होगा। तो सबसे पहला तो हमारा ज्ञान पक्ष ही आता है। आप हृदय में जागृत हुआ, अब बुद्धि में आएगा। बुद्धि में आएगा माने विचार करना, विश्लेषण करना, तर्क करना, अनुमान करना, निरीक्षण करना। देखो जरा, तो भूतकाल में भी देखो, अपने वर्तमान में आसपास विश्व में देखो क्या हो रहा है, उसका कार्य कारण भाव बिठाओ। ये सब बुद्धि में आएगा। बुद्धि में आना, उसमें चर्चा करना सबके साथ, बुद्धिमानों के साथ, ये भी आएगा। और फिर कागज पर उतारो। इतना करने के बाद आपका स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग आएगा, और उसके अनुसार प्रयोग का क्षेत्र तय करो, प्रयोग का विषय तय करो, वो कैसे कैसे हो रहा है वो देखो। ऐसा प्रयोग करने में कोई बार हम असफल होंगे, कभी सफल होंगे। प्रयोग उसी को कहते हैं कि कभी असफल भी होता है तो नया प्रयोग करो, बदलो, फिर और करो और करो और करो। ऐसा प्रयोग करते करते प्रयोग सिद्ध बात हो जाती है, वो कृति की बात हुई। तो फिर धीरे धीरे वो कृति में भी आ जाता है। तो हृदय में, बुद्धि में, फिर कागज पर, और फिर कृति में माने ऑन ग्राउंड ये आता है। और फिर सर्वजन समाज में उसकी स्वीकृति हो, इसके लिए प्रबोधन करो, उनको प्रेरणा दो। ऐसा सारा करने के बाद कोई एक व्यवस्था स्थापित होती है। उसको वर्षों का समय लगता है, कभी दशकों का लगता है, कभी शतकों का भी लगता है। इसलिए प्रक्रिया तो यही रहेगी, हृदय, बुद्धि, हाथ, हाथ माने कृति, ग्राउंड, माने कृत्य माने ग्राउंड, और फिर प्रबोधन, सबके द्वारा उसकी स्वीकृति हो। ऐसा लंबा रास्ता होता है। तो विद्या क्षेत्र के कपड़े बनाने का काम आएगा। तो ये छोटी सी कृति है, छोटा प्रयोग है। उस प्रयोग के पीछे हमारा चिंतन कितना है, माने ज्ञान कितना है, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में हमारा अवलोकन कितना है, हमारा कार्य कारण भाव से विचार करना कितना है, हमने इतिहास में कितना पीछे देखा है, अभी वर्तमान में चारों ओर क्या क्या देखा है, उससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और उस निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप हम यह प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी सारी बातें आएंगी। आप जाति को लेकर काम कर रहे हैं तो फिर कपड़े का भूल जाओ, जाति का देखो, जाति की व्यवस्था क्या है, क्यों है, कैसे है। आप 100 वर्ष पहले देख रहे हैं, 200 वर्ष पहले देख रहे हैं, 5000 वर्ष पहले देख रहे हैं, क्या इतिहास में कहाँ देख रहे हैं, कहाँ आपका स्रोत कहाँ है, मॉडल कहाँ है।
उस मॉडल के बारे में कितना हम जानते हैं, कितना उसका विश्लेषण करके हमने उसका परीक्षण किया है, ये सारी बातें जाती है, इसमें आती हैं। ये दूसरा मुद्दा हुआ आपके कपड़े के काम को लेकर और जाति के प्रश्न को लेकर। और पहली बात हुई थी, कोई भी व्यवस्था हमको बिठानी है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसको लेकर। तो बात तो यही है। और अब उसके आधार पर कहें तो विद्या क्षेत्र में थोड़ा और चिंतन और थोड़ा अधिक जो सक्रिय काम में लगे हैं उनको साथ में जोड़ने का, चिंतन की प्रक्रिया में साथ में जोड़ने का और कृति में भी साथ में जोड़ने का महत्व मानना चाहिए। इतना होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम सही व्यवस्था पर पहुंचेंगे। युगानुकूल जाति को नए से परिभाषित करना, नए नाम देना यदि सही लगता है, आवश्यक लगता है और स्वीकार्य बनेगा ऐसा लगता है, स्ट्रेटेजी के नाते भी ठीक लगता है, तो वो भी करो, उसमें क्या हानि है। पर युगानुकूल परिवर्तन ही होता है ना, तो परिवर्तन करो। आपकी निष्ठा जाति के प्रति है, सबके सुख और हित के प्रति है, कपड़े के प्रति है, या क्या है, इसका भी आपको विश्लेषण पूर्वक चिंतन करना होगा। तो ये प्रक्रिया तो लंबी है, परंतु मूल में जितना मूल की तरफ जाएंगे, जितना उसको परिष्कृत करते जाएंगे, उतना वो सरल भी होता जाएगा। ठीक है जी ताई। हाँ जी, नमस्ते ताई। नमस्ते। ताई, मेरा ताई प्रश्न ये था कि जैसे पहले जब वर्ण व्यवस्था थी तब तो आदमी अपना वंशानुगत काम ही करता था और उसको अपना वर्ण भी उसी हिसाब से पता चल जाता था। हाँ हाँ। लेकिन जब अब कोई वर्ण व्यवस्था है नहीं और उसकी अब जब वर्ण अनुसारी जैसी कोई शिक्षा भी नहीं है वर्ण व्यवस्था में, जैसे हाँ तो किसी को हाँ अपना हाँ वर्ण हाँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि सबको आज हाँ एक समान ही शिक्षा दी जाती है। हाँ हाँ तो हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, पूरा करो पूरा करो। हाँ यही हो है ताई। गया। हाँ ठीक। हाँ तो बात तो ठीक है ना, कि आज तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है, ना वर्ण है ना जाति है। अब नहीं है क्या, क्या मतलब है कि वर्ण तो है, मैंने गुण कर्म विभागशः वर्ण तो है, हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार वर्ण तो है। वंश से भी वर्ण तो है, वंश से भी जाति तो है, कौशल है, सब कुछ है। हम व्यवस्था को नहीं मानते हैं। व्यवस्था हमने सब अनवस्था में परिवर्तित कर दी, कोई व्यवस्था रखी ही नहीं है। तो वर्ण होने पर भी वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं, ना हमें वर्ण का कोई ज्ञान है। जाति होने पर भी ना हमें जाति का कोई ज्ञान है, ना उसका मान है, ना उसके अनुसार व्यवस्था है। इसलिए हमारा प्रश्न वर्ण और जाति का नहीं है। जो मैंने मनु भाई ने जो कहा उसके विषय में कहा वही है फिर से, कि हम चाहते क्या हैं। वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, कि सबका हित और सुख चाहते हैं, चाहते क्या है। वर्ण के प्रति यदि निष्ठा है तो वर्ण को अधिक 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 समझो ना अच्छी तरह से, कि वर्ण का तात्विक महत्व क्या है, वर्ण का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है, वर्ण का सामाजिक महत्व क्या है, वर्ण का आर्थिक महत्व क्या है, वर्ण का सांस्कृतिक महत्व क्या है, वर्ण का वर्तमान में कैसे विपर्यास हो गया है। तो वर्ण को समझो पहले, फिर वर्ण व्यवस्था को समझो, जाति को समझो, जाति व्यवस्था को समझो। इतना स्पष्ट रूप से समझा नहीं तो आज क्या करेंगे। हम मान कर चलते हैं कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए, हम मान कर चलते हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए इसका पता हमको नहीं चलेगा यदि उसके उस समय से उस समय के जिस समय वो सुदृढ़ थी,
जिस समय वो स्वीकृत व्यवस्था थी, उस समय उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे, ये पूरा पूरा समझे बिना और फिर उसको आज के समय में लागू करने के लिए क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, ये समझे बिना आग्रही होना कि हाँ उसको पुनर्स्थापित करना है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमारा ज्ञान का अभाव है, ज्ञान कम है। हमने ज्ञान का पक्ष उसके बारे में, उसका ज्ञान का पक्ष हमने ठीक से नहीं समझा है, और हमारा मानसिक माने भावात्मक पक्ष ज्यादा प्रभावी है। इसलिए हम चाहते हैं परंतु समझते नहीं हैं, और फिर समझना महत्वपूर्ण है, चाहना उसका अनुसरण करेगा, और फिर करने का पक्ष तो बाद में आएगा। ऐसे हमको पहले तो उसका ज्ञान पक्ष मजबूत करो, तभी कोई परिवर्तन भी तभी कर सकते हैं। किसी रचना को पूर्ण रूप से जाने बिना उस रचना में परिवर्तन भी हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? तो अध्ययन का विषय तो बनता है, और मुझे लगता है कि हम यदि दूसरे छोर से शुरू करते हैं, हमको आज जो अव्यवस्था अनवस्था है उसको ठीक करना है। फॉरगेट अबाउट वर्ण, फॉरगेट अबाउट जाति, फॉरगेट अबाउट ब्राह्मण क्षत्रिय, फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री, सब कुछ भूल जाओ, और फिर अब व्यवस्था कैसे करना ये देखो। व्यवस्था करने में धर्म, सत्य, अध्यात्म, इसको अधिष्ठान रखो, फिर आप कहाँ पहुंचते हैं देखो। नाम तय करो ना, नए काम नाम तय करो, नई व्यवस्थाएं बनाओ। युगानुकूल तो उसी को कहते हैं। उसमें आपको भूतकाल का ज्ञान जितना उपयोगी हो सकता है उतना हो सकता है, परंतु हमारा अभी क्या है, वर्ण हमारा रोटी बेटी में रहा है, रोटी में तो नहीं रहा है, कभी बेटी में रहा है, बेटी में भी नहीं रहा है, अहंकार में रहा है। ओ हम ब्राह्मण हैं, इतना ही एक वाक्य हमारे लिए, हम क्षत्रिय हैं, हम तो महाजन हैं, वैश्य कहते हैं हम तो महाजन हैं, इतने एक वाक्य को छोड़कर उसके बारे में हमारे इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर तो हम कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे। इस अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक तो हम कुछ भी तटस्थता से नहीं बना पाएंगे। इसलिए तटस्थ होकर पढ़ना शुरू करो, विचार करना शुरू करो, समझना शुरू करो। बिना समझे केवल केवल भावनाओं से, मैंने मानसिक से कि नहीं हमको वर्ण व्यवस्था बिठानी ही है, नहीं चाहिए वर्ण व्यवस्था, जाओ तुम्हारी, ऐसा कोई कहेगा, दुनिया तो कहती है नहीं चाहिए तुम्हारी वर्ण व्यवस्था, अब क्या कर लोगे? तो ज्ञानवान बनकर हमको रास्ते निकालना चाहिए। ज्ञान का अनुसरण भावना करेगी, और ज्ञान और भावना का अनुसरण कृति करेगी, तब जाकर इसका कुछ बनेगा, कुछ बात बनेगी। ज्ञान, भावना और कृति तीनों साथ में होना चाहिए। ठीक। एक मेरा प्रश्न, मेरा प्रश्न है ताई कि अभी आपने रोटी बेटी और अहंकार से दो शब्दों का प्रयोग किया, और मैंने अभी थोड़ा इससे अलग हटके है, पर रंगाहरि जी का मैंने एक भाषण सुना था, तो उसमें उन वर्ण और उसका ही बता रहे थे कि कौन किससे शादी करे तो नहीं रहता, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि अब एक कर्म जाति हो जानी चाहिए कि डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी करे। पर यदि आज वैसा होता है तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक इसमें यदि दो विद्वान साथ काम करते हैं तो उनका अहंकार टकराता है। तो जैसे डॉक्टर से शादी करता है और उसके मान लीजिए पत्नी का प्रैक्टिस बहुत चलती है और डॉक्टर की पति की नहीं चलती है, तो क्लेशेस होने की संभावना है क्या? ये प्रश्न है ना, ये दो एक दूसरे से विरुद्ध विचारधारा के प्रतिपादन है। जैसे एक तो है कि कर्म ही जाति बननी चाहिए, ऐसा कहा, तो वो तो भारतीय विचार है।
और दोनों एक जाति के होंगे तो अहंकार टकराएगा। ये तो व्यक्ति केंद्रीय विचार पश्चिम का है, तो पश्चिम में टकराएगा, भारत में नहीं टकराएगा। उल्टा है, भारत में पति पत्नी को एक ही मिशन, एक ही जीवन लक्ष्य, एक ही व्रत धारण किए हुए दोनों एक ही प्रकार का काम करते हैं, ऐसा ही तो बताया गया है। तो अगर इक्वेशन लेना है, स्टेटमेंट लेना है, तो दोनों एक विचारधारा के लो। या तो पश्चिम का लो या तो भारत का लो। तो भारत में पति पत्नी में अहंकार की टकराहट नहीं होती है। जब व्यक्ति केंद्रीय विचार होता है, नासमझी होती है, कम ज्ञान और समझ होती है, तभी अहंकार जागृत होता है और टकराहट भी तभी होती है, नहीं तो नहीं होती है। ये तो बहुत ही सीधी सादी बात है। तो ठीक है। जी। हाँ जी। नमस्ते ताई। नमस्ते जी, मेरा एक ऑब्जर्वेशन था। ये जो जाति व्यवस्था को बिठाने की जो बात हो रही है, तो इसमें जब मुझे लगता है कि इसमें दो प्रकार हैं। एक जो अभी स्थापित जो वर्ण व्यवस्था हो गई है, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो नए वर्ण व्यवस्था की स्थापना करनी है। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हम नया नए कुछ नए से स्थापित करें, ऐसे सोच के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर एक व्यक्ति को एक अंतर प्रेरणा मिलती है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसको मैं कैसे ठीक करूं। तो वो उसमें चिंतन करता है और संसाधन जुड़ता है और ट्रेनिंग देता है लोगों को, और जो विवेकवान हो उसको चुनता है। और ऐसे कर करके धीरे धीरे से वो एक सिस्टम बनता है। और उसमें वो ये जरूर देखता है कि पंच महाभूत हो, या जो व्यक्ति का विकास हो, या जो जितने भी लोग हैं उनके आर्थिक व्यवस्था कैसे बिठाएं, और धर्म की परिभाषा को साथ में ध्यान में रखते हुए ऐसे जो एक ऑर्गेनिकली जो डेवलप होता है, वो एक प्रकार से मेरे ख्याल से आज की परिभाषा में जाति व्यवस्था करके बोल सकते हैं। ऐसा क्या मेरा सोचना क्या ठीक है ताई? हाँ ठीक है, जो मैंने कहा था वही आप कह रही हैं। चिंतन करो, अभी जाति शब्द को छोड़ ही दो, हमको व्यवस्था बनानी है। अब बहुत हो गया तो आप पुरुषार्थ चतुष्टय को तो ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक विवाद का विषय नहीं है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय को लेकर हम सबके हित और सुख की व्यवस्था बिठाना चाहते हैं, तो क्या करें। ऐसा चिंतन शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो कृति तक और व्यवस्था तक पहुंचेगा। लेकिन एक बात है, उसमें बहुत एकाग्रता पूर्वक, मनोयोग पूर्वक बुद्धि, शक्ति, संसाधन सब लगाना चाहिए, और धीरे धीरे एक के बाद एक करते रहना चाहिए। आपने नैमिषारण्य की कथा सुनी ना, देश के 88,000 आचार्यों को 12 वर्ष लगे थे। तो होता तो ऐसे ही है। अगर हमको उदाहरण लेना ही है तो, और नहीं उदाहरण लेना है और बुद्धि के क्षेत्र में विश्वासरही बनना है, तो हम स्वयं विचार करना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं पर भी किसी का भी ऐसे मैंने आसक्त होकर विचार नहीं करना व्यवस्थाओं के बारे में। इतना ही है तो ठीक है, आप जो सोचती हैं वैसा भी आगे चिंतन बढ़ाते रहो। और फिर जब एक व्यवस्था, क्योंकि हाँ। हर एक इंटर रिलेटेड है, तो एक व्यवस्था को ठीक करने जाओ और तो उसके रिलेटेड
दूसरी व्यवस्था भी उसके संपर्क में जब आती है बिल्कुल, हाँ तो हाँ, ऐसे ही इंटेग्रल होता ही है। होता है, इंटेग्रल ही हो सकता है। इसलिए आप एक व्यवस्था को पकड़कर नहीं चल सकते। मेरा तो अभी समय हो गया है। मेरा तो मानना ये है कि यदि आपका वर्ण में और जाति में इतना विश्वास है, इतनी आसक्ति है या इतना आग्रह है, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण बना दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसका इसका कारण है, एक, ब्राह्मण संख्या में कम है, इसलिए उसके ऊपर प्रयास करना ज्यादा ठीक रहेगा। और ये सब बोलने वाले अधिकांश लोग ब्राह्मण हैं, कॉलर टाइट करने वाले हैं, उनको ठीक करो तो बाकी सब कैडर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा विचार है। आपका जो भी विचार बनता है। जी ताई। जी, तो समय हो गया। मुनि जी यहाँ रुके क्या? जी ताई। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, रुकते हैं। कल से हम आ, अर्थ अर्थ पुरुषार्थ, अर्थकरी शिक्षा और भारतीय अर्थशास्त्र, इस व्यापक बड़े विषय का सूत्रपात करेंगे। आपको जो भी मानसिक वैचारिक पूर्व तैयारी करना आवश्यक लगता है वो कर लीजिए। अभी यहाँ रुकते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। सबको नमस्ते।